कल जो है मैंने वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो है उसको स्टार्ट किया था। और इस पे हमने इस इक्वेशन के ऊपर एंड किया था कि E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है जी। तो अब ये जो इक्वेशन है ये रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रही है एनर्जी और वेव लेंथ के दरमियान या एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान में। अच्छा, इसको अगर मैं कहूँ कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ये कोई इक्वेशन नंबर 2 है, तो एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ठीक है, सी सी से कैंसिल हो जाएगा तो एच ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। ठीक है, यहां पर अब एम सी जो है अगर आप इसको रिकॉल करें तो एम वी इज इक्वल टू पी के बराबर होता है, तो वी यहां पर सी के बराबर है, तो P इज इक्वल टू एम सी के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। या लैम्डा जो है यहां से एच ओवर पी के बराबर आ जाएगा, यानी कि एच ओवर एम सी के। अब यहां पर एम सी क्या है? एम सी इज द मोमेंटम ऑफ फोटॉन। पी इज इक्वल टू एम सी इज द मोमेंटम ऑफ फोटॉन। पी इज इक्वल टू एम सी जो है ये फोटॉन का मोमेंटम है, और जो डी ब्रॉगली वेव लेंथ है, ठीक है, जो रिलेटेड है एक पार्टिकल के साथ जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, यानी कि माइक्रो पार्टिकल है जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, उसके लिए लैम्डा वेव लेंथ जो है वो h ओवर एम वी के बराबर है। ठीक है, तो अब यहां से आप एक चीज देख सकते हैं कि लैम्डा h ओवर p, h तो कांस्टेंट है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, तो जितना मोमेंटम ज्यादा होगा उतनी वेव लेंथ कम होगी, और जितना मोमेंटम कम होगा उतनी वेव लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, और h यहां पर प्लांक कांस्टेंट है जो कि वेव और पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, एच प्लांक कांस्टेंट ही जब आता है तो आप क्लासिकल रजीम से क्वांटम रजीम जो है उसके अंदर एंटर होते हैं। तो जब भी कोई क्वांटम मैकेनिक्स की अंदर चीज आएगी तो वहां पर एच प्लांक कांस्टेंट जो है वो लाजमी आएगा, क्योंकि एच प्लांक कांस्टेंट जो है वही क्वांटम और क्लासिकल को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो अब चूंकि इसके अंदर एच आर है, इसका मतलब है कि ये वेवलेंथ जो है ये किसी क्वांटम पार्टिकल के साथ या माइक्रो पार्टिकल के साथ जो है वो कनेक्टेड है। अब जो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं,
ठीक है। मैक्रो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए एच की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके लिए एच की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है क्योंकि वो वेव बिहेवियर को शो नहीं करते। तो एच की वैल्यू जो है वो उस जगह पर ज्यादा होती है जहां पर पार्टिकल जो हैं वो वेव बिहेवियर को शो करते हैं। तो एच इज स्मॉल फॉर मैक्रो पार्टिकल्स as they not show the wave behavior. क्योंकि ये वेव बिहेवियर शो नहीं करती, इसलिए इनकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। तो इसका मतलब है कि अब जो ही आप माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो एच की वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। एट द माइक्रो लेवल द वैल्यू ऑफ एच स्टार्ट्स टू इंक्रीज। और माइक्रो लेवल के ऊपर ही जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है किसी पार्टिकल के साथ उसको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको ये लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। व्हाट इज दिस? दिस इज डी ब्रागले हाइपोथेसिस। ये आपको क्या बता रहा है? इसमें वेवलेंथ भी आ रही है और मोमेंटम भी आ रहा है। तो मोमेंटम तो पार्टिकल का होता है, वेवलेंथ वेव की होती है। यानी कि इट इज डिस्क्राइबिंग द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, कि माइक्रो लेवल के ऊपर जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ वेवलेंथ्स एसोसिएटेड होती हैं और उनकी वेवलेंथ्स जो हैं उनको मेजर किया जा सकता है और वो वेवलेंथ्स जो एसोसिएटेड होती हैं उनको डी ब्रागली वेवलेंथ्स का नाम देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है वो टेस्ट किया गया इसको डी ब्रागले हाइपोथेसिस को। तो इसकी जो टेस्टिंग थी उसमें डेविसन और जर्मर, ये दो जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर जो है उसको शो किया था। यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो एसोसिएटेड वेव लेंथ थी उसको कैलकुलेट किया था। तो टेस्टिंग जो है ऑफ डी ब्रागली हाइपोथेसिस, तो इसमें नंबर 1 के ऊपर डेविसन एंड जर्मन ने 1927 में एक्सपेरिमेंट किया था जिसके ऊपर इनको नोबेल प्राइज अवार्ड किया था, जिसके अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दी थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके साथ एक वेव लेंथ जो है वो एसोसिएटेड होती है। तो अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था कि हमारे पास एक क्रिस्टल था, ठीक है जी। इस क्रिस्टल में आपको पता है कि एटम की जो प्लेन्स होती हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में होती है। अभी आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आप पढ़ रहे होंगे क्रिस्टल को, ठीक है। एक रेगुलर अरेंजमेंट्स के अंदर एटम्स जो हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर एक ये हीटेड फिलामेंट है, तो इस फिलामेंट के अंदर से जब आप इसको हीट करेंगे तो हार्मोनिक एमिशन होगा और हार्मोनिक एमिशन की वजह से इसमें से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी बीम, यहाँ पर आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है 54 वोल्ट का,
उसकी वजह से ये एक्सेलरेट होगी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर फॉल करेगी क्रिस्टल के ऊपर और इसको इधर से किसी एंगल के ऊपर डिटेक्टर के अंदर मेजर किया जाएगा। ये डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये कोई एंगल बन रहा है थीटा दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये जो एटम ऑफ ए क्रिस्टल है ये एक्ट कर रहा है एज ए डायफ्रैक्टिंग मटेरियल के तौर पर, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो एटम से टकराएगी, क्रिस्टल के एटम से टकराएगी, तो क्रिस्टल के एटम से टकराने के बाद वो क्या करेगी, दैट विल डायफ्रैक्ट, ठीक है। जब आपने हीट अप किया इसको, इसमें से बीम निकली, हार्मोनिक इमिशन हुआ, वो क्रिस्टल से आके टकराई, क्रिस्टल के एटम से टकराने के बाद वो बीम किसी एंगल के ऊपर डायफ्रैक्ट होगी और डिटेक्टर के अंदर वो डायफ्रैक्शन जो है उसको नोट किया जाएगा कि डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो बन रहा है, ठीक है। अब ये प्लेन्स जो हैं इनके दरमियान में जो स्पेसिंग होती है वो डी होती है। कोई भी ये दो प्लेन्स जो रेगुलर पैटर्न में रहेंगे उनके दरमियान में जो स्पेसिंग है उसको हम डी करते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्रिस्टल यूज हुआ है ये निकल का क्रिस्टल है, तो डेविसन और जर्मर ने एक सिंगल क्रिस्टल निकल का यूज किया, उसके ऊपर एक पेंसिल बीम जो है इलेक्ट्रॉन्स की उसको बम्बार्ड किया, ठीक है। यह क्या आ रही है, एक पेंसिल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्यों अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने इसलिए अप्लाई किया हुआ है कि हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना है ताकि ये एक्सेलरेट होने के बाद इस सरफेस के ऊपर, क्रिस्टल की सरफेस के ऊपर जो है वो फॉल कर सके, ठीक है। तो उन्होंने एक पेंसिल बीम यूज की, उसको फॉल करवाया निकल क्रिस्टल के ऊपर और ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट की हुई है बीम, तो उसके बाद डिटरमिन की रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी को, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी जो है उसको डिटरमिन किया जब वो डायफ्रैक्ट हुए डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। अब जारी बात है कि जब डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता है तो आपको इस बात का पता है कि उस डायफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर जो फ्रिंजेस आती हैं उनमें बाज़ फ्रिंजेस जो हैं वो डार्क होती हैं और बाज़ फ्रिंजेस जो हैं वो ब्राइट होती हैं। तो जो डार्क फ्रिंजेस होती हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती है और जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अब उन्होंने ये नोट किया डिटेक्टर के अंदर कि अब ये जो डायफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रही है, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये डायफ्रैक्शन कर रही है, ठीक है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये इलेक्ट्रॉन्स हालांकि पार्टिकल्स हैं बट दे आर डूइंग डिफ्रैक्शन, यानी कि ये वेव प्रॉपर्टीज जो हैं वो उनको शो कर रहे हैं क्योंकि इनकी वजह से जो स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बन रहा है उसके ऊपर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो आ रही हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं यहाँ से वो पोटेंशियल डिफरेंस V के जरिए हमने उनको एक्सेलरेट किया, स्ट्राइक किया क्रिस्टल पे, स्कैटर हुए किसी एंगल थीटा पे। तो अब एक होता है ब्रैग्स लॉ, ये ब्रैग्स लॉ का नाम आपने सुना हुआ है, ठीक है। इसकी ब्रैग्स इक्वेशन होती है, ये पढ़ी भी हुई है, सेकंड ईयर के अंदर है शायद। m लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर d जो है स्पेसिंग वो 0.091 नैनोमीटर है और थीटा जो है वो 65 डिग्री है और m जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की डायफ्रैक्शन है। तो ये वैल्यू पुट करें तो लैम्डा 2 इंटू 0.091 नैनोमीटर साइन 65 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा 0.165 नैनोमीटर। ये थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट की गई थी वेवलेंथ की बाय अप्लाइंग ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ को अप्लाई करके। अब इसका जो एक्सपेरिमेंटल
वेरिफिकेशन था वो देखेगा इस एक्सपेरिमेंट से जो ये डी डेविसन और जर्मन ने किया। तो यहाँ पर लैम्डा जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के मुताबिक है वो H/mv के बराबर है और काइनेटिक एनर्जी EV होगी, ठीक है। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/2mv² होती है। तो ये इक्वेशन A है, ये B है, तो इनको कंपेयर कर लें तो 1/2mv² = EV। ठीक है जी। तो यहां से आपके पास V की वैल्यू mv² 2EV। अब इसको दोनों साइडों पर अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं तो m² v² 2EVm आ जाएगा। तो mv जो है वो 2VEm का अंडर, ये बड़ा v जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस और छोटा v वेलोसिटी है, इसको मिक्स नहीं करना। अब जो लैम्डा है हमारे पास वो H/mv है, तो इसमें मैं mv की वैल्यू रखूं H/2EVm का अंडर रूट और इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं सारी, तो लैम्डा = 6.63 10⁻³ जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई 2/9.1 10⁻31 किलोग्राम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 कूलम और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 54 वोल्ट। ठीक है जी। तो ये सारा जो है इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका अंडर रूट भी है। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.66 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि लैम्डा 0.166 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं कि लैम्डा 0.66 1.66 नैनो मीटर। तो अब ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखी है इलेक्ट्रॉन की, ये इस एक्सपेरिमेंट से डेविसन और जर्मन ने कैलकुलेट की थी। तो आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखें और ब्रैग इक्वेशन से जो वैल्यू देखें तो उसमें कितने का फर्क है, ओनली 0.1 का। वो थ्योरेटिकल वैल्यू थी, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसका मतलब है कि इट इज इन द फुल एग्रीमेंट विद ब्रैग इक्वेशन। तो लिहाजा ये कंफर्मेशन थी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की कि माइक्रो लेवल के ऊपर जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ वेव लेंथ्स जो हैं वो एसोसिएटेड होती हैं, और ये वेव लेंथ्स जो हैं इनको डेविसन और जर्मन ने इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेट करके दिखाया इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट और इसके ऊपर उन्हें नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ था। ठीक है जी। अब इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया गया था इसी को
यही वेव नेचर डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको हम जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जीपी थॉमसन ने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो कि वेरीफाई करता था डी ब्रागले हाइपोथेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया जो कि डिफ्रैक्ट हुए वेव्स की तरह, और उन्होंने भी ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है इसको ही देखा स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर भी जो है इसकी मैं डायग्राम बनाता हूँ इस एक्सपेरिमेंट के लिए। एक वैक्यूम चैम्बर या ट्यूब उन्होंने ली, ठीक है, यहाँ पर ये एक हीटेड फिलामेंट थी, इधर ये एनोड है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल पे होता है, इसके अंदर से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकली, यहाँ पर ये प्लेट्स हैं, ये बीम इन प्लेट्स में से पास करेगी, और इधर ये एक ग्रिड है जी, और यहाँ पर एक फोटोग्राफिक फिल्म पी जो है वो पड़ी हुई है, और ये यहाँ से डिफ्रैक्ट होके लाइट जो है वो फॉल करेगी। ठीक है जी, तो ये जो है ये हमारे पास पूरा अपरेटस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, हीटेड फिलामेंट जो ये है, ये हीटेड फिलामेंट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगी। हीटेड फिलामेंट will produce the electrons। तो ये हीटेड फिलामेंट जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगी, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 15,000 वोल्ट का, a potential difference of 15,000 volts is applied to accelerate the electrons। ठीक है, तो ये जो है वो एक्सेलरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को 15,000 वोल्ट का अप्लाई किया जाएगा एनोड ए के ऊपर। ये तो यहाँ से ये एक्सेलरेट होंगे। अब ये होल अपरेटस जो है ये हाईली एवैक्यूएटेड है। हाईली एवैक्यूएटेड का मतलब होता है कि दैट इज एयर टाइट, इसके अंदर वैक्यूम है, वैक्यूम में आपने इसको रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पास करती है एक होल से। ठीक है, ये एक मेटल ब्लॉक है, इसको आप बी कह दें। इस मेटल ब्लॉक के अंदर से ये पास करेगी और फॉल करेगी गोल्ड फाइल के ऊपर जी, ये जो पड़ी हुई है ये गोल्ड की एक फाइल है जी, इसके ऊपर फॉल करेगी, और जिसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस जो है इस फाइल की थिकनेस ऑफ गोल्ड फाइल 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो सफ़र करेंगे डायफ्रैक्शन। जाहिर बात है इससे गुजरने के बाद टकराएंगे तो डायफ्रैक्शन होगी, और डायफ्रैक्शन जो है उसको फोटोग्राफिक फिल्म पी के ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अब ये डिफरेंट एंगल्स के ऊपर
डायफ्रैक्ट हो जाएंगे। तो जो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न है वो हमें हासिल होंगे। और ये एक्सपेरिमेंट जो है इसको फिर उन्होंने ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के साथ किया, इस एक्सपेरिमेंट को न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और हीलियम एटम्स के साथ भी परफॉर्म किया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट ने भी यही प्रूव किया कि जो ये माइक्रो पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये वेव नेचर पोजेस करते हैं स्मॉल लेवल के ऊपर, एटॉमिक लेवल के ऊपर। ठीक है जी, और ये भी एक वेरिफिकेशन थी किसकी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है, दैट डिस्क्राइब द वेव नेचर ऑफ मैटर। ठीक हो गई ये बात। तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स थे जो किए गए थे इसको वेरीफाई करने के लिए। जी क्या वो डायग्राम को अभी बनानी है, नहीं उठाता, आप बना लें। अच्छा, अब हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो तो आपको पता है कि लैम्डा एच ओवर पी के बराबर होता है, और पी एम वी के बराबर है। तो लैम्डा जो है वो एच ओवर एम वी के बराबर होगा। अब जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी होती है, ज़ाहिर बात है यहाँ पे हमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हम जिन पार्टिकल्स का जिक्र कर रहे हैं वो तो यहाँ तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, या 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ई जो है रिलेटिविस्टिक एनर्जी के प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर के बराबर होगी, और अगर इसका स्क्वेयर ले लूँ तो दैट इज इक्वल टू के प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर का स्क्वायर। के काइनेटिक एनर्जी है और एम नॉट सी स्क्वेयर रेस्ट मास एनर्जी है। इसको ओपन करें तो दैट विल बी इक्वल टू के स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी 4 प्लस 2 एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर के। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपको पता है कि P जो है वो E ओवर C के बराबर होता है, या E जो है वो PC के बराबर होती है। तो जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है E स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू P स्क्वेयर C स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर C4 के बराबर होती है। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन 1 में E की जगह पर। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर C4 इज इक्वल टू के स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर C4 प्लस 2 एम नॉट स्क्वेयर C स्क्वेयर के। और यहाँ आपसे कोई चीज़ कैंसिल होती है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इससे कैंसिल होगा तो पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर स्क्वेयर नहीं आना, इधर भी नहीं आना स्क्वेयर। तो इधर से पी स्क्वेयर जो है ये के स्क्वेयर प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वेयर के डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर के बराबर आ जाए।
अब लैम्डा जो है वो h/p के बराबर होती है। तो हमारे पास यहाँ पर p की वैल्यू निकल आएगी। फिर इसका अगर अंडर रूट ले लें तो p इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2m0 c स्क्वायर के ओवर c स्क्वायर का अंडर रूट। तो लैम्डा h/p के स्क्वायर प्लस 2m0 c स्क्वायर के डिवाइड बाई c स्क्वायर का अंडर रूट। ये c ऊपर चला जाएगा तो hc हो जाएगा, hc डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस 2m0 c स्क्वायर के का अंडर रूट। ठीक है जी यहां तक। अब आप देखें कि यहां से 2km0 c स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकाल लें इस इक्वेशन में, ये मिटा दूं ये फिगर अब। तो लैम्डा जो है मेरे पास दैट इज इक्वल टू hc 2m0 के c स्क्वायर इंटू 1 प्लस के ओवर 2m0 c स्क्वायर। यहां से आप c को बाहर निकाल सकते हैं, hc अंडर रूट 2m0 के 1 प्लस के ओवर 2m0 c स्क्वायर। यहां से c से कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा आ जाएगा h/2m0 के 1 प्लस के ओवर 2m0 c स्क्वायर का अंडर रूट। अब अगर यहां पर हम ये अप्रॉक्सीमेशन लें कि इफ k इज मच लेस देन m0 c स्क्वायर, 2m0 c स्क्वायर से बहुत लेस है, तो फिर ये टर्म जो है k ओवर 2m0 c स्क्वायर दैट गोज टू 0, तो फिर ये 0 हो जाएगी। तो लैम्डा h/2m0 के अंडर रूट 1 प्लस 0। तो इसका मतलब है कि लैम्डा जो है ये हमारे पास आ जाएगा h/2m0 के। तो ये आपके पास डी ब्रागली वेवलेंथ है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक और प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होता है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। अभी तक आपने जो है वो वेव नेचर ऑफ मैटर भी पढ़ ली, ठीक है, उसमें आपने डी ब्रागली हाइपोथेसिस जो है उसको देखा है, ठीक है। पहले आपने जो है पार्टिकल नेचर पढ़ी है रेडिएशन की, ठीक है, उसमें आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जो हैं उनको देखा है। अब मज़ीद आगे जो इसमें और जो चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ लेके गई थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन जो है दैट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट एटम।
हाइड्रोजन जो ये ऐसा एटम है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है, और इसका स्पेक्ट्रम स्टडी करना जो है वो सबसे ज़्यादा आसान था। इसलिए इनिशियली जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की गई तो उसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया वो हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर किया गया, और जिस पर फेमस मॉडल है जिसको हम क्या कहते हैं, बोहर मॉडल, जो कि एक सेमी क्लासिकल मॉडल था जिसमें आधी क्वांटम मैकेनिक्स थी और आधी जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स थी। लेकिन दैट वाज द फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, या क्वांटम थ्योरी के फाउंडेशन में ये भी आता। तो अब हमने देखना है द एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो सारा आएंगे तो मुझे बता दें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जो है ये मोस्ट सिंपलेस्ट एटम है, और इसका सबसे सिंपलेस्ट जो है वो स्पेक्ट्रम होता है। जैसे कि आपको बताया कि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर आप हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो ये न्यूक्लियस, इसके अंदर एक ही प्रोटॉन, ठीक है, एक ही प्रोटॉन, और ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है इसके न्यूक्लियस के। सिंपलेस्ट एटम है और इसका सबसे सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम होगा। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ, अब स्पेक्ट्रम इसका इस वजह से, वैसे तो दिन में ये बात पैदा होती है कि भाई इसका स्पेक्ट्रम कैसे होगा जब इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप ये बात याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसी भी एटम के अंदर होता है उसकी कोई एक एनर्जी स्टेट नहीं होती। ये बात पता है आपको, शायद आपने मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पहले पढ़ी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि ये न्यूक्लियस है और इसके अबाउट, ये हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में भी हो सकता है, इस स्टेट में भी हो सकता है, इस स्टेट में भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन तो किसी भी स्टेट में हो सकता है, और किसी स्टेट से जंप करके दूसरी स्टेट में भी जा सकता है। वो कैसे जा सकता है कि आप इसको एक्सटर्नल से एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करें। आप इसको एक्सटर्नल से एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला जाएगा, या इधर होगा तो उठ के इधर चला। अब इसके डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, तो जब भी इन एनर्जी स्टेट्स के दरमियान में ट्रांजिशन करेगा तो हर एनर्जी स्टेट की जो ट्रांजिशन है उसकी वजह से जो रेडिएशन इमिट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ डिफरेंट होगी। जब बात समझ आ रही, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ डिफरेंट होगी हर ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग। मिसाल के तौर पर अगर इधर से उठ के इधर जाता है और फिर वापस आता है तो और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकलेगी। इधर से उठ के इधर आता है और यहाँ से इधर जाता है तो फिर भी और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है वो निकलेंगी, ठीक है। ये फिर मैं इसको जो है ना वो डिस्कस करूँगा नेक्स्ट टाइम।